हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी को अपने स्कूल से एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी होंगी। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैं आज इस वीडियो में समाज विज्ञान कक्षा 8वीं की अभ्यास पुस्तिका के हल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो यह अभ्यास पुस्तिका है यह 2024-25 की अभ्यास पुस्तिका है और ये नई अभ्यास पुस्तिका है, ये पुरानी अभ्यास पुस्तिका नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में। ये इधर लिखा है 2024-25 और मैंने थंबनेल में भी लिख दिया है 2024-25। और अगर आप जब भी सर्च करें तो एडगेट अभ्यास पुस्तिका लिखें, उसके बाद आप अपना विषय लिखें, कक्षा लिखें और उसके बाद वर्ष 2024-25 लिखना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको अब 2024-25 की अभ्यास पुस्तिका मिल जाएंगी। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी मेरे चैनल का नाम है। क्या नाम है? एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी। तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर मैंने सभी विषयों के हल, सभी विषयों के सभी कक्षाओं के एडगेट अभ्यास पुस्तिका के हल अपलोड कर दिए हैं और जो अपलोड नहीं हुए हैं वह धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो देखिए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आज ये चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपके पहले इतिहास है, तो पहले इतिहास के 8 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए भूगोल के 13 चैप्टर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के आपको 21 चैप्टर दिए गए हैं। फिर ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय शुरू होता है। चलिए देखते हैं दूसरा अध्याय हमसे क्या है। अध्याय 2। अध्याय 2 में हमसे अध्याय 2 में क्या दिया गया है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यह अध्याय 2 का नाम है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापार को किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर, नवाब, दीवान या सौदागर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको फैक्टर के नाम से जाना जाता था। इसलिए आप देखते हैं फैक्ट्री वगैरह, तो ये फैक्ट्री शब्द जो है वहीं से उत्पादित हुआ है, एक प्रकार से जन्म हुआ है फैक्ट्री शब्द का। जो वहाँ काम करते थे उनको फैक्टर बोलते थे, जो व्यापारी रहते थे। तो यहाँ पर सेकंड प्रश्न हमसे दिया गया है फरमान। तो फरमान शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के जो व्यापारी रहते थे उनके लिए फैक्टर नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि फरमान जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि शाही आदेश करने वाला होता है फरमान शब्द, या फिर शाही कोतवाल होता है, या फिर मुक्त व्यापार, या फिर संधि पत्र। तो इनमें से अपन को छांटना था। तो इसका सही उत्तर क्या है? शाही आदेश को क्या बोलते हैं? फरमान। जो फरमान जारी करता है उसको शाही आदेश बोलते हैं। यही फरमान जारी होते हैं उसको शाही आदेश बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए थर्ड प्रश्न पढ़ते हैं। तो थर्ड प्रश्न में हमसे बच्चे पूछा गया है कि मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जो मालाबार तट है वह किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ चावल के लिए, काली मिर्च के लिए, काली मिर्च इलायची के लिए, ज्वार बाजरा के लिए, या फिर रेशम के लिए। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर देखिए जो मालाबार तट है, मालाबार आप सभी को पता है कि मालाबार तट ये है, ये केरल वाला रीजन, ये मालाबार तट होता है। तो इस मालाबार तट में सबसे ज़्यादा किसका व्यापार होता था? तो काली मिर्च और इलायची का व्यापार होता था। आप सभी को पता है वास्को डी गामा आया था तो वो सबसे पहले क्या लेकर गया था यहाँ से? ये जो कि अपने मसाले होते हैं इन्हीं को लेकर गया था। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसका व्यापार होता है? काली मिर्च और इलायची का होता है। देखिए चौथा प्रश्न, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? जो प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल था उसमें जो कि इकाइयाँ थी उसको किस नाम से जाना जाता था? फैक्ट्री से, कोर्ट, प्रेसिडेंट, रेगुलेटरी। तो अपन सभी को पता है कि प्रेसिडेंसी से नाम जाना जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन काल में प्रेसिडेंसी चलती थी, है ना। उसके बाद देखिए कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? जो आप सभी को पता है कि जो कुषाण के आधार पर किसको मिलाया गया था? अवध को मिलाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मैंने सबके आंसर आपको बताए हैं। देखिए पहले वाले का यहाँ पर दिया गया है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश व्यापारी कंपनी के फैक्ट्री आरंभ की थी। तो किसने की थी? इंग्लिश व्यापारियों ने फैक्ट्री प्रारंभ की थी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई।
किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ये प्रांत हैं। ये क्या प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य होता है। तो राज्यों की ये क्या हुई थी? दीवानी प्राप्त हुई थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति भी एक कारण था। तो कौन था? आप सभी को पता है सिराजुद्दौला को, जो सिराजुद्दौला का मीर जाफिर था उसका सेनापति, उसने क्या किया था? अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और इसको हरवा दिया था। तो मीर जाफिर था, है ना। उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई। तो गोद प्रथा निषेध या फिर हड़प नीति चलाई गई थी डलहौजी की। ये हड़प नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार प्रश्न में हर साल आपकी परीक्षाएं पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति चलाई गई थी। और एक और नीति कौन सी? गोद प्रथा निषेध नीति चलाई गई थी। और महत्वपूर्ण तो ये हड़प नीति है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1713 के रेगुलेटिंग एक्ट की तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। क्या? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो मैंने जैसा बताया था कि वास्को डी गामा सबसे पहले हमारे यहाँ आया था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। सबसे पहले भारत की खोज किसने? वास्को डी गामा ने की थी कि भाई भारत यहाँ पर एक देश है, ठीक है। अमेरिका वगैरह ऑस्ट्रेलिया सब जगह के लोग खोज रहे थे भारत को, क्योंकि यहाँ पर मसाले बहुत सारी चीज़ें, सोना चांदी सब कुछ था। पहले हमारा राज्य चिड़िया का घर कहलाता था भारत, आप सभी को पता है। इसी प्रकार सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। तो ये आपको प्रश्न में लिख देना है, पुर्तगाली था ये वास्को डी गामा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती। जो इसमें लिखा गया था इजाज़तनामे, वही आप वहीं पर कंपनी लगा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया था इजाज़तनामे में। उसके बाद देखिए 9वें प्रश्न में हमसे पूछा गया बक्सर के युद्ध के नाम क्या परिणाम हुए थे? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके परिणाम क्या हुए थे? बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत के सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए और युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारत शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ये हो गया था, क्या हो गया था कि जो ये हार गए थे उनकी शक्तियाँ थी वो क्या हो गई थी? ख़त्म हो चुकी थी। किसके? बक्सर के युद्ध के बाद। किसकी? नवाब वजीर और बंगाल के नवाब की। ठीक है, यह आपको महत्वपूर्ण याद रखना है और प्रश्न आपको याद ही करने पड़ते। समाज विज्ञान के थोड़ी सा आप जब पाठ पढ़ेंगे और थोड़ी सी प्रश्नों को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही थी उस समय। अब जैसे यहाँ पर 10वां प्रश्न हमसे पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। और किससे हुई थी? अफगान आक्रमणकारी अमजद शाह अब्दाली और पुणे के कौन? सदाशिव राव भाऊ पेशवा थे, इनके बीच लड़ाई गई थी। क्या? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच? अमजद अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी थी। ये कौन थे? मराठों की हार हुई थी इसमें, और यह मराठों से सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे, अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाज़ारों में बने बारीक सूती कपड़े की रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च और लौंग इलायची दालचीनी की भी मांग थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? तो सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? सहायक संधि की शर्त पहली ये थी कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्र नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देसी रियासतों ने अपने दरबार में एक अंग्रेज रियासत रखेंगी और रेसिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, वारेन हास्टिंग, जो वारेन हास्टिंग एक गवर्नर जनरल था, द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो वारेन हास्टिंग के द्वारा क्या क्या न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए थे? वारेन हास्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। 1772 में वारेन हास्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था नीति की गई थी और दूसरा, इस व्यवस्था में
प्रावधान किया गया था कि हर ज़िले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह क्या हुआ था, जब जो न्याय व्यवस्था की थी उसमें ये सुधार किए गए थे। उसके बाद देखिए 14 प्रश्न हमसे पूछा प्लासी का युद्ध। तो ये प्लासी का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है, आता ही है वार्षिक परीक्षा में, आपको याद करना पड़ेगा ये। तो प्लासी का युद्ध क्या था? प्लासी का युद्ध निम्नलिखित कारण थे, क्यों हुआ था? इसमें कारण पूछे गए हैं हमसे, तो हम कारण ही बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था? 1757 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। उसके बाद कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि यह कंपनी को जो व्यापारिक रियासतें थीं व अन्य सुविधाएं थीं आसानी से प्रदान नहीं करते थे। ठीक है। और तीसरा कारण क्या था? नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ये 3 कारण थे प्लासी के युद्ध के। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो यह व्यापार का हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए व्यापार यूरोपीय जो कंपनी थी उनमें प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था कि सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं, है ना। दूसरा कारण था कि सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा कारण क्या था? बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। यह 3 कारण थे, आपको लिख देने, बहुत सरल हैं। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न कि लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, ये सब जो गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग का ये कार्यकाल दिया 1813 से 1823 तक। उसके बाद देखिए इन्हें सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। इस नीति में गवर्नर जनरल के भारतीय रियासतों के अंतर्गत आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करने, यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकार को खत्म करने के लिए अधिकार पर जोर दिया। यह हस्तक्षेप न करने की पिछली नीति के विपरीत था। ठीक है। उसके बाद देखिए 18 प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? ये विलय नीति क्या थी लॉर्ड डलहौजी की? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में यहाँ अपन को बताना है कि क्या थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, और इस नीति के किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वापस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएंगी, यानी कंपनियों के भूभाग का हिस्सा बन जाएंगी। इस नीति के सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया जाएगा। ठीक है। यह क्या थी? इसकी विलय नीति थी डलहौजी की। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा अध्याय 3 स्टार्ट होता है। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट मतलब वहाँ पर आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें वीडियो में भी कमेंट चालू है, तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। तो